वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 87 है और उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल हो चुका था। हल्का सा गला खराब है। चलिए 40 नंबर का जो टेस्ट था वो लोक लेखा समिति से रिलेटेड था और यह 41 नंबर। इसमें 40 टू 60 क्वेश्चन तक देखेंगे और इसको 100 तक लेके जाएंगे। पहला प्रश्न यानी 41 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। गलत है। जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, जैसे लोकसभा का भी नहीं, राज्यसभा का नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ये भी गलत है। दोनों के दोनों गलत है। डी है इसका आंसर। देखिए, संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल यह उल्लेख है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सामान्यतः राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति करनी होती है। हालांकि यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जिसे बहुमत प्राप्त होने की सबसे अधिक संभावना हो। वर्ष 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्धारित किया कि संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, 1980 में राष्ट्रपति पहले किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और फिर उसे उचित समय के तहत सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। पहला वाला हो गया इनकरेक्ट है। इसके अलावा 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की थी कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वह 6 महीने के भीतर कितने 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा, चाहे सदस्यता लोकसभा की ले ले या राज्यसभा की ले ले। तो फिलहाल दोनों के दोनों इनकरेक्ट है वहाँ स्टेटमेंट। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके 9560112583। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है। अगला प्रश्न है, संसदीय कार्यवाही के उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य न केवल मंत्रियों से बल्कि गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। शून्यकाल एक औपचारिक व्यवस्था है जो भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के ठीक पहले शुरू होने वाला समय है। अक्सर एग्जाम्स में प्रश्नकाल पर और शून्यकाल यानी 0 आवर पर प्रश्न बन जाते हैं। तो ये जो शून्यकाल है वो प्रश्नकाल के ठीक बाद का 1 घंटा होता है, 30 से 60 मिनट। पहला नहीं। तो पहला तो सही है यहाँ पर, दूसरा गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 ओनली। प्रत्येक संसदीय सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए आरक्षित होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के हो सकते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न है इसमें मौखिक उत्तर की आवश्यकता नहीं होती और इसमें पूरक प्रश्नों की अनुमति होती है। ठीक है, तारांकित प्रश्नों में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, सॉरी, और इसमें पूरक प्रश्नों की अनुमति होती है। और अतारांकित प्रश्न इसके लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है तथा कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय की सूचना देकर पूछा गया प्रश्न तथा इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बशर्ते मामला किसी विधेयक, प्रस्ताव या सदन के किसी विषय से संबंधित हो जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। अब आ जाइए शून्यकाल पर या 0 आवर पर। ये जो 0 आवर है भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। भारत ने किसी भी देश के संविधान से ग्रहण नहीं किया इसको।
शून्यकाल यानी 0 आवर भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के ठीक बाद आमतौर पर 12 बजे शुरू होने वाला समय है, जिसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे उठा सकते हैं। यह 1962 से प्रचलित एक भारतीय नवाचार है जो नियम पुस्तिका में लिखित नहीं है, और यह समय 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का हो सकता है। तो दूसरा वाला गलत है। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट केवल संवैधानिक विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामलों में ही अपील की अनुमति दे सकता है। जो बाउंड करते हैं प्रश्न अधिकतर गलत हो जाते हैं, गलत ही है यहाँ पर भी। सैन्य न्यायालयों सहित किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दी जा सकती है, अनुच्छेद 136 के तहत। ये भी गलत है, तो दोनों के दोनों ये गलत हैं। सी है इसका आंसर। ऐसा नहीं है केवल संवैधानिक विधि से, कोई भी मामला हो सब में अपील की अनुमति दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, केवल सैन्य न्यायाधिकरणों को छोड़कर। देखिए, विशेष अनुमति द्वारा अपील सर्वोच्च न्यायालय के पास भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील करने हेतु विशेष अनुमति देने का विवेकाधीन अधिकार है, सिवाय सैन्य न्यायाधिकरणों या सैन्य न्यायालयों के। इस व्यवस्था में निम्नलिखित 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से? विवेकाधीन प्रकृति, निर्णयों का दायरा, व्यापकता। विवेकाधीन प्रकृति में यह एक विवेकानुसार शक्ति है और इसलिए इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। निर्णयों का दायरा, किसी भी निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति दी जा सकती है, चाहे वह अंतिम हो या अंतरिम। व्यापकता, यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, ठीक है, जैसे कि संवैधानिक मामले, वहाँ केवल संवैधानिक बोल रहा था। दीवानी में भी हो सकता है, आपराधिक में भी, आयकर में भी, श्रम में, राजस्व में, ठीक है, पेशेवर कदाचार में भी। पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि किसी भी न्यायालय या अधिकरण के विरुद्ध, इसे किसी भी न्यायालय या अधिकरण के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध दिया जा सकता है, केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही आवश्यक नहीं है, सैन्य न्यायालय को छोड़कर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सीधे जिला सत्र न्यायालय के विरुद्ध भी निर्णय दे सकता है, ठीक है, उसके द्वारा दिए गए निर्णय का खंडन कर सकता है। 44वां प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा विशेष महत्व के विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठकें की जा सकती हैं। बिल्कुल की जा सकती हैं। विशेषाधिकारों का हनन या सदन की अवमानना के लिए संसद अपने सदस्यों को तो दंडित कर सकती है, लेकिन बाहरी लोगों को नहीं। बाहरी लोगों को भी कर सकती है, ठीक है, तो पहला वाला ही सही है केवल। संसदीय विशेषाधिकार जो हैं वो विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक हैं। प्रत्येक सदन के सामूहिक विशेषाधिकार क्या क्या हैं? इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने का भी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा सदन की पूर्व अनुमति बिना सदन की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया गया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले को लागू नहीं है। तो पहला वाला सही है। देखिए, यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकता है, ठीक है। संसद टीवी पर ये चीज़ें, जब बाहर के न्यूज़ वाले हैं बाहर तक ही रहते हैं, अंदर तो कोई जाता नहीं है, ठीक है। अब बातें दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, संसद चाहेगा तभी अंदर की न्यूज़ बाहर आएगी, वरना नहीं। यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को, जो संसद के सदस्य हैं उनको तो दंडित कर ही सकता है, बाहरी लोगों को भी कर सकता है, ठीक है। यह कौन संसद? इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित चेतावनी या कारावास दंड दे सकता है। सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी हो सकती है, निष्कासन हो सकता है उनका, ठीक है। तो सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी दंडित किया जा सकता है।
अगर कोई संसद की अवमानना करेगा तो। 45वां प्रश्न है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी परिस्थिति में संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, किसी भी परिस्थिति में, एक लाइन लिखी है। देखिए, वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी, ना संसद में, ना राज्य विधानमंडल में, बशर्ते महाभियोग नहीं चल रहा हो। यहाँ लिखा है ना किसी भी परिस्थिति में, अगर महाभियोग चल रहा होगा तो चर्चा होगी। गलत है यहाँ पर दूसरा वाला। देखिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय अपनी समग्र कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु नियम बना सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मामलों का निर्णय एकल न्यायाधीश या खंडपीठ द्वारा किया जा सकता है। सभी निर्णय ओपन कोर्ट में दिए जाते हैं और बहुमत पर आधारित होते हैं। हालांकि न्यायाधीश असहमतिपूर्ण राय दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट। देखिए, संविधान के तहत संसद या राज्य विधानसभाओं में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित आचरण पर किसी भी प्रकार की चर्चा पर रोक लगाई गई है, सिवाय इसके कि जब संसद में उनके खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव विचाराधीन हो। अगर महाभियोग चल रहा है तो वो चर्चा कर सकते हैं। 46वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में नियम समिति नहीं होती। क्यों नहीं होती? होती है उसमें भी। राज्यसभा में नियम समिति होती है और उसमें जो है इनका पदेन अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, उसमें 16 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं। नियम समिति सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करती है तथा सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन का सुझाव देती है। लोकसभा में इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इनका पदेन अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा में इसमें 16 सदस्य होते हैं और सभापति जो है राज्यसभा का, वो पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा गलत है। अब आ जाइए, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संदर्भ में विचार करेंगे। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, भारत का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 में, और 127 पूछ ले तो एडहॉक जज है, तदर्थ न्यायाधीश है वहां पर। दोनों इंपॉर्टेंट है। एक की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, दूसरे की मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश किसकी कर रहे हैं? तदर्थ न्यायाधीश की। भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या वो अपने पद का निर्वहन करने के लिए अनुपस्थित हो, किसी भी परिस्थिति में अनुपस्थित हो सकते हैं, वो बीमार हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। यह एक अस्थायी व्यवस्था है जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को सौंपी जाती है ताकि न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। दोनों सही हैं। चलिए, 48वां प्रश्न है, साइंस का प्रश्न आ गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्कूल में पढ़ा होगा आपने। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल यानी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी होती है तो वह अनुभव करती है। वो अनुभव करती है विस्थापित द्रव यानी विस्थापित तरल के भार के बराबर ऊपर की ओर एक बल। सी है इसका आंसर। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि कोई भी वस्तु जो किसी तरल में या द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी होती है, एक उत्क्षेप यानी उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन से धातु के सामान्य गुण हैं? ये तन्य और आघातवर्ध होती हैं, ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये चमकीली और प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं क्या? ये सारे सही हैं क्या? बिल्कुल, ये सारे सही हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी।
इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। देखिए, धातुएं आमतौर पर चमकीली, विद्युत की सुचालक एवं आघात वर्ध यानी चादरों में ढाला जा सकता है इनको, और तन्य होती हैं यानी तार के रूप में खींची जा सकती हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। ये भौतिक गुण धातुओं को अधातुओं से पृथक करने में मदद करते हैं। धातुओं के उदाहरण में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम शामिल हैं। और मजे की बात है कि इस संदर्भ में पारा एक अद्वितीय है, क्योंकि यह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है या तरल अवस्था में है। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। 50वां प्रश्न है, कोलाइड के प्रकार और उदाहरण। एरोसोल, इमल्सन, फोम, ठोस, सोल। एरोसोल जो है वो गैस में तरल है, इसके सामने लिखा है कोहरा कुहासा। इमल्सन तरल में तरल है, दूध, फेस क्रीम। फोम तरल में गैस है, शेविंग क्रीम। और ठोस सोल ठोस में ठोस है, रंगीन रत्न और दूधिया कांच। एरोसोल मिल जाएगा कोहरा कुहासा से, इमल्सन मिल जाएगा दूध फेस क्रीम से, फोम मिल जाएगी शेविंग क्रीम से, और ठोस सेल मिल जाएगा रंगीन रत्न दूधिया कांच। ये तो सारे 1 2 3 हो गया। सभी सुमेलित लेते हैं, 1 2 3 4 वाला हो गया फिर तो। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यानी डी। विभिन्न प्रकार के कोलाइडों के उदाहरण। एरोसोल जो गैस में तरल है, कोहरा धुंध। इमल्सन तरल में तरल है, दूध और फेस क्रीम। फोम तरल में गैस है, शेविंग क्रीम। और सॉलिड सोल ठोस में ठोस है, रंगीन रत्न और मिल्की ग्लास। चलिए, विलयन के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण स्कूल में पढ़ा होगा आपने। नमक और चीनी का मिश्रण समांगी मिश्रण है। पहला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। नमक और चीनी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पानी की बात नहीं हो रही है। नमक और चीनी को मिला दो, आप मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे जब तक पानी में उनको नहीं घोलोगे। नमक और चीनी के लिए विलायक चाहिए, पानी चाहिए। अगर तब इसको मिलाएंगे तब वो समांगी बनेगा। अभी नमक और चीनी का मिश्रण ऐसे तो विषमांगी है। गलत है यहाँ पर दूसरा। देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। रोजमर्रा में आप कई प्रकार के विलयन देखते हैं। उदाहरण के लिए नींबू पानी और सोडा पानी इसके सामान्य उदाहरण है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य, क्योंकि नमक और चीनी का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। विलयन यानी सॉल्यूशन, जब नमक और चीनी को पानी पानी यहाँ विलायक हो गया, इसमें घोला जाता है तो यह समांगी मिश्रण है, यानी होमोजेनस सॉल्यूशन। और विषमांगी मिश्रण हो गया हेटेरोजेनस सॉल्यूशन, क्योंकि वे पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। सिकल सेल रोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, यह हीमोग्लोबिन विकार का एक प्रकार है। और सिकल सेल रोग लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार के कारण स्ट्रोक और संक्रमण जैसी जटिलताओं को उत्पन्न कर सकता है क्या? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर। सिकल सेल रोग या डिजीज एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोलाकार के बजाय अर्धचंद्राकार हो जाती हैं, यानी हंस या सिकल हो जाती हैं। स्ट्रोक और संक्रमण जैसी जटिलताओं को उत्पन्न कर सकता है सिकल सेल रोग। इसमें होता क्या है, रक्त संचार में बाधा, अत्यधिक दर्द, संकट, एनीमिया, संक्रमण और अंगों को नुकसान पहुंचता है। यह रोग विशेष रूप से आदिवासी आबादी में अधिक आम है। इसका इलाज मुख्य रूप से दर्द प्रबंधन और जटिलताओं को रोकने पर केंद्रित है। 53वां प्रश्न, कथन एक कथन दो। कथन एक है, कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में गतिशील पवनों को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। कथन दो है, कोरियोलिस बल ध्रुव यानी पोल्स पर न्यूनतम और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। कौन सा गलत है? पहला तो सही है, दूसरा गलत है। बी आंसर है। कोरियोलिस बल जो है पोल्स पर अधिकतम होता है और इक्वेटर पर होता है न्यूनतम। तो उल्टा पुल्टा लिखा है। बाकी कोरियोलिस बल के कारण
उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमती हैं। ये तो ठीक है, लेकिन यही चीज चक्रवात में उल्टी होती है, याद रखना। कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन यानी रोटेशन के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी या काल्पनिक बल है, ये भी याद रखिएगा। ये कैसे उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यह बल पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र रूप से गतिमान वस्तुओं को उनके मूल मार्ग से विक्षेपित कर देता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गतिशील वस्तुएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दीजिए। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ है उत्तरी ध्रुव और यहाँ है दक्षिणी ध्रुव। यह है इक्वेटर लाइन 0 डिग्री। तो कोरियोलिस बल इस 0 डिग्री पर न्यूनतम होगा और उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर यानी पोल्स पर जो है अधिकतम होगा। चौवनवा प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ई श्रम पोर्टल श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित संगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण 16 से 59 वर्ष की आयु के उन श्रमिकों के लिए खुला है जो ईपीएफओ, ईएसआईसी या सरकार द्वारा वित्त पोषित एनपीएस के सदस्य नहीं हैं। पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में हर महीने 10,000 रुपये मिलते हैं क्या? देखिए, पैसे तो इसके तहत कुछ नहीं दिए जाते। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। बिल्कुल 16 से 59 वर्ष की आयु के लोगों के लिए खुला है जो ईपीएफओ, ईएसआईसी या सरकार द्वारा वित्त पोषित एनपीएस के सदस्य नहीं हैं। यह प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस है। पहला दूसरा सही है केवल। ठीक है, तो इसमें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती, ये तो जागरूकता के लिए है। पहला दूसरा सही है केवल, जहां जहां तीन है उसको हटाइए। देखिए, ई श्रम पोर्टल जो है वो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों यानी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए शुरू किया गया एक डिजिटल मंच है। इसका उद्देश्य है श्रमिकों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाना। यह पंजीकरण 16 से 59 वर्ष की आयु के उन श्रमिकों के लिए खुला है जो ईपीएफओ, ईएसआईसी या सरकारी अनुदान प्राप्त एनपीएस के सदस्य नहीं हैं। ई श्रम पर पंजीकरण से स्वतः ही किसी धन की गारंटी नहीं मिलती। यह मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाता है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के संदर्भ में विचार करेंगे। कौन सा सही होगा? दो हैं यहाँ पर। यह अधिनियम भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश और विज्ञापन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत प्राधिकारियों को गैर कानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बिल्कुल पहला दूसरा दोनों सही हैं यहाँ पर। ठीक है, सब पर प्रतिबंध लगाता है। पोकर, रम्मी, फैंटेसी स्पोर्ट्स पर इनके वित्त लेन देन की पेशकश, विज्ञापन या सुविधा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। अभी हाल ही में बहुत सारी गेमिंग ऐप को भी जो है बैन किया गया था। दोनों सही हैं ये। हाल ही में समाचारों में रहे शब्द उदय को कौन सा विकल्प सुपरिभाषित करता है? उदय है संचार उपकरण के रूप में नागरिकों के अनुकूल आधार कार्ड का एक शुभंकर है। उदय बी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और सहज योग्य बनाने के उद्देश्य से एक संचार उपकरण के रूप में उदय नामक एक नागरिक अनुकूल आधार शुभंकर पेश किया है।
इसका उद्देश्य है अद्यतन प्रमाणन, ऑफलाइन सत्यापन, सूचनाओं का चयनात्मक साझाकरण और जिम्मेदार उपयोग को सरल बनाना। आपको पता हो तो आधार 12 अंकों का एक बायोमेट्रिक पहचान नंबर है जिसे UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। यह संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करता है। लेकिन याद रखिएगा, यह नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है। आपके पास जो आधार कार्ड है वो आपकी नागरिकता और जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है, और ना ही इसका उपयोग राष्ट्रीयता स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। नागरिकता का प्रमाण पत्र है आपका डोमिसाइल, जिस स्टेट से हैं आप, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और राष्ट्रीय स्तर पर आपका पासपोर्ट अगर आपके पास है तो। और जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है या हाई स्कूल की मार्कशीट जो माननीय है, मान्य है। 57वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे पंखुड़ी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। देखिए, यह महिला एवं बाल विकास के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी पहलों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन, वात्सल्य मिशन और मिशन शक्ति जैसी प्रमुख योजनाओं का समर्थन करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही इसको शुरू किया गया है, पंखुड़ी पोर्टल को। दोनों के दोनों सही हैं। पंखुड़ी जो है एक यह एक इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 8 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। यह महिला एवं बाल विकास के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी पहलों को सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया है। पहला सही है। कवरेज की बात करें तो यह पोर्टल पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल कल्याण, संरक्षण, पुनर्वास तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों को कवर करता है। महत्व क्या है इसका? पंखुड़ी सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन, वात्सल्य मिशन और मिशन शक्ति जैसी प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन को संचरित कार्यप्रवाह के माध्यम से सुदृढ़ बनाता है। तो दोनों सही है, पहला भी दूसरा भी। चलिए, 58वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3-3 यहाँ पर स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें गलत होगा? बुल्गारिया ने आधिकारिक रूप से यूरो को अपनाया जिससे वह यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया। देश ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग 2 दशक बाद यूरो को अपनाया है। यूरोजोन में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के वे सदस्य शामिल हैं जिन्होंने यूरो को अपनी साझा मुद्रा के रूप में अपनाया है। देखिए, यहाँ जो सही है वो केवल दूसरा ही है, क्योंकि बुल्गारिया यूरोजोन का 20वां नहीं बल्कि 21वां सदस्य है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और यूरोजोन में वे सदस्य शामिल हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाटो के सदस्य हैं, इसलिए गलत है। तो गलत यहाँ पर पहला और तीसरा है, दूसरा वाला केवल सही है। अच्छा, गलत ही बताना है, तो इसका जो आंसर है केवल 1 और 3। देखिए, बुल्गारिया ने आधिकारिक रूप से यूरो को अपनाया और वह यूरोजोन का 21वां सदस्य बना, न कि 20वां। पहला गलत है। बुल्गारिया ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग 2 दशक बाद यूरो को अपनाया, जो उसके आर्थिक एकीकरण में एक विलंबित लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि यूरोजोन में वे यूरोपीय संघ के सदस्य शामिल हैं जिन्होंने यूरो को अपनी साझा मुद्रा के रूप में अपनाया है। इसका नाटो सदस्यता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ठीक है। चरागाह और पशुपालकों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चरागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को चरागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इसका नेतृत्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO कर रहा है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर।
देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को चरागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया ताकि घास के मैदानों और पशुपालक समुदायों के पारिस्थितिक, जलवायु और आजीविका महत्व की ओर वैश्विक ध्यान किया जा सके। पहला वाला सही है। इस पहल का नेतृत्व खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ कर रहा है, जो चरागाह प्रबंधन, पशुपालक आजीविका, खाद्य सुरक्षा और सतत भूमि उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है। दूसरा वाला भी सही है। अंतिम प्रश्न है, इनोवेस्टर बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026, इनोवेस्टर बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 के संबंध में तीन कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? पहला है इनोवेस्टर बिजनेस एनवायरनमेंट समिट, इनोवेस्टर बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 विभिन्न देशों में स्टार्टअप की सफलता दर और यूनिकॉर्न को श्रेणियां प्रदान करता है। यह नवाचार करने के लिए सुलभता, पूर्वानुमेयता और लो फ्रिक्शन सिस्टम के आधार पर व्यापारिक वातावरण का मूल्यांकन करता है। और तीसरा है, इसे स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। इन्वेस्टर बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ही जारी किया जाता है, सही है तीसरा वाला। दूसरा वाला भी सही है। और यह विभिन्न देशों की स्टार्टअप की सफलता दर और यूनिकॉर्न को श्रेणियां नहीं प्रदान करता। ये पहला वाला गलत है, केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। तो इसका जो आंसर होगा, जहाँ जहाँ तीन है वो तो होगा नहीं, केवल दूसरा और तीसरा, सॉरी, जहाँ जहाँ पहला है वो तो होगा नहीं, जहाँ जहाँ एक है उसको हटाइए, केवल दूसरा और तीसरा। तो इनोवेस्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी एक वैश्विक रैंकिंग है, जो 125 देशों में स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए व्यावसायिक माहौल का मूल्यांकन करती है। यह इंडेक्स नियमन, पूंजी, कराधान और डिजिटल अवसंरचना जैसे कारकों के आधार पर 0 से 100 के स्कोर का उपयोग करके तैयार किया गया है। 2026 की रिपोर्ट में अमेरिका शीर्ष पर है और भारत का 54वां स्थान है। शीर्ष 5 देश देखें तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है, उसका स्कोर 100 है। सिंगापुर दूसरे पर, यूनाइटेड किंगडम तीसरा, स्विट्जरलैंड चौथा, संयुक्त अरब अमीरात पांचवा। इनोवेस्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स स्टार्टअप की सफलता दर या यूनिकॉर्न निर्माण को नहीं मापता। इसके बजाय यह उन आधारभूत आगत स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो नवाचार को सक्षम बनाती है, जैसे कि विनियमन, पूंजी तक पहुंच, कराधान और बुनियादी ढांचे। इसलिए गलत है पहला। देखिए, यह जो सूचकांक है, सुलभता, पूर्वानुमेयता और लो फ्रिक्शन सिस्टम के आधार पर व्यावसायिक वातावरण का मूल्यांकन करता है तथा यह आकलन करता है कि कोई देश व्यवसाय शुरू करने एवं उसे बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए कितना अनुकूल है। तो दूसरा वाला सही है, तीसरा भी सही है। इनोवेस्टर बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा। तो ये जो 60 प्रश्न तक हमने कवर कर लिए हैं, इसमें पॉलिटी के प्रश्न थे, साइंस के प्रश्न थे और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। अब नेक्स्ट टेस्ट में हम 61 टू 80 देखेंगे और 80 से 100। और इन 100 क्वेश्चन का PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, एक छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, जो वीडियो नहीं देखना चाहता वो प्रिंट आउट करा कर प्रैक्टिस कर सकता है। धन्यवाद।